प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंगराज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वस एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। मगध व अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुट नामक एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय, आरण्यक से क्रौंच और मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। कौशितकी उपनिषद में दक्षिण के एक पर्वत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा और सदानीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्मज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख थे विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहरण जावाली। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा बताया गया है। सभा एवं समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राज, अधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ये राज परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते हैं। विभागाध्यक्षों में सेनानी यानी सेनापति, सूत यानी रथ सेना का नायक, ग्रामणी यानी गांव का मुखिया, संग्रहीता यानी कोषाध्यक्ष, भागदधु यानी अर्थमंत्री अर्थात करों को वसूलने वाला आदि के नाम मिलते हैं। स्थपति तथा शतपति नामक दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक तथा अथवा न्याय अधिकारी तथा शतपति 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन सामान्य की संस्था भी कहते थे। समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान भी कहा जाता था। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। इस काल में विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। राजसूय, यह राजा के राज्य अभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठानिक यज्ञों से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट की दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोम पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था, अर्थात यह शक्ति का द्योतक था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध
और महत्वपूर्ण यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिनमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। यह खाद्य एवं पान से संबंधित था। अग्निष्टोम। इस यज्ञ में सोम पाया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करती थीं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसके बारे में परिचय प्राप्त किया, उसकी राजनीतिक अवस्था के बारे में परिचय प्राप्त किया, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी, अग्निष्टोम आदि यज्ञों के बारे में चर्चा की। कल हम पंच महायज्ञ और उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, उसके सामाजिक संगठन इत्यादि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।